मैं दावत दे रही हूँ स्टेज पर मानेसर मेयर ओहदे के तमाम एस्पिरेंट्स को। जनाब सुंदरलाल यादव जी, सरपंच एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं सुंदरलाल यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। जनाब लखन सिंह जी, आप भी सरपंच हैं, आ जाएं, तशरीफ ले आएं स्टेज पर। श्री वीरेंद्र सिंह यादव जी, जिन्हें हबलू नंबरदार के नाम से उनके इलाके में जाना जाता है, बहुत स्वागत है आपका भी। और श्री शेर सिंह चौहान साहब, इनकी ग्राम पंचायत को 6 स्टार से नवाजा गया है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो छोटा सा ये ब्रेक ओवर होता है यहीं पर, और अब आरती ओवर टू यू। तो हमारा ये पूरा पैनल तैयार है और तमाम मेहमानों से मैं कहना चाहूँगी कि पूरे उत्साह की मुझे आपसे उम्मीद रहेगी कि पूरे उत्साह के साथ आप मानेसर के मुद्दों को उठाएंगे। तो चलिए हम बातचीत और चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मानेसर की बात कर लेते हैं। देखिए, नया नगर निगम है और उम्मीदें जब कोई नया नगर निगम हो या कोई भी जब हम नया रास्ता चुनते हैं तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन उम्मीदें अपने साथ साथ चुनौतियां भी लेकर आती हैं और इस नगर निगम के सामने भी कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां एक ये भी हैं कि कई ऐसी पंचायतें हैं जो अभी से विरोध कर रही हैं, जिन्हें लगता है कि जब से नगर निगम की घोषणा हुई है तब से समस्याएं बढ़ गई हैं। मकान का नक्शा पास करवाना बड़ी बात हो गया है। पहले तो अगर पंचायत के अंदर कोई भी गांव है तो वहां पर ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन नगर निगम बनने के बाद आम जन की सबसे बड़ी समस्या जागरूकता हम कह सकते हैं। अगर जागरूकता होगी तो ही ये समझ आएगा कि हमें नक्शा पास करवाना क्यों ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या है। तो नगर निगम बनने के बाद चुनौतियां कौन सी पेश आ रही हैं? बड़ी बात यह है कि बीजेपी, चाहे आप गुरुग्राम की बात कर लीजिए, चाहे मानेसर की बात कर लीजिए, नगर निगम के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। अभी तक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पार्टी अपने पत्ते कब तक खोलेगी। खिलाड़ी तमाम तैयार हैं और पूरी तरह से कसरत कर तैयार हो गए हैं। अब मानेसर को लेकर विजन क्या है, नगर निगम के मुद्दे क्या हैं, क्या आम जन के मुद्दे और वो लोग जो खुद को उम्मीदवार मानकर चल रखे हैं या उम्मीद जता रखे हैं कि उन्हें मौका मिलेगा, उनके मुद्दे और आम जन के मुद्दे एक है। तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा पैनल मेरे साथ है, तो हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत करेंगे हम बातचीत की। सबसे पहले देखिए, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले देखिए मेरा जो सवाल रखेगा, मैं सुंदरलाल यादव जी आपसे ही सवाल शुरू करना चाहूँगी। देखिए, आप सरपंच एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और जिस तरह से एक सरपंच का काम होता है गांव के जन जन से जुड़कर काम करना, अब नगर निगम बन गया है। सरपंच नगर निगम के लिए अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या पंचायतें ये जो विरोध कर रही हैं नगर निगम का, हालांकि जब भी कहीं नगर निगम बनता है तो वहाँ की कुछ ना कुछ पंचायतें विरोध करती हैं, ये इतिहास रहा है एक तरह से, तो ये जो विरोध है क्या लोगों को समझाया जा सकेगा, नगर निगम के फायदे क्या हैं, और जो विजन आप लेकर चले गए वो विजन आम जन को आप बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, क्योंकि विरोध हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो खबरें अभी तक के चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा सुंदर मंच सजाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम नया घर बनाते हैं तो परेशानियां होती है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का, जिनकी नेक नीयत और गुड़गांव और दक्षिण हरियाणा के लोगों के लिए जो उनका विशेष लगाव है, उनके अथक प्रयास से गुड़गांव जिले को मुंबई के बाद पूरे देश भर में गुड़गांव दूसरा ऐसा जिला है जहां एक जिले में 2 निगम, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ज़िले में 2 निगम हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं बिल्कुल हरियाणा सरकार का और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं। अब आपने बात की कि वहाँ समस्याएं, देखिए नगर निगम मानेसर सीधा पंचायतों से बना है और 2016 में जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो पूरे देश में सबसे युवा पंचायत हरियाणा प्रदेश की रही थी, जिनकी 35 ईयर आयु आई थी और रिकॉर्ड तोड़ काम उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया था। 23 दिसंबर 2020 को नगर निगम मानेसर का नोटिफिकेशन हुआ था। चुनाव लंबा खिंचने की वजह से थोड़ा सा समय लग गया, तो परेशानियां हुई है क्योंकि पहले पंचायतें काम करा रही थी, अभी कोई अथॉरिटी काम कराने के लिए बची नहीं थी क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। तो परेशानियां आई है इन 2 साल में, दिक्कतें आई हैं।
लेकिन जब घर नया बनाते हैं तो परेशानियां वहाँ भी आती है। कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। जहाँ शहरीकरण हो गया वहाँ नगर निगम 100% बनना था। ये तो कोई रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि जब इतने बड़ा एरिया वहाँ आ गया, नए सेक्टर वहाँ आ गए और इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहाँ आ गई, तो उनको भी सुविधा चाहिए। पंचायत का एक सीमित दायरा होता है। पंचायत अपने रेवेन्यू में काम करा सकती है, शहर में पंचायत काम नहीं करा सकती। तो शहरीकरण वहाँ होना था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो पटौदी से विधायक है सतप्रकाश जरावता जी, उनके प्रयासों से गुड़गांव जिले को अलग से निगम मिल गया। तो हम लोग भाग्यशाली है कि मानेसर अलग से निगम मिल गया और बहुत जल्दी वहाँ के चुनाव हो जाएंगे। जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी होगा। जी चलिए, अगला सवाल लखन सिंह जी आपसे रहेगा। देखिए, अब चुनौतियां तो हैं, ये तो आपके मित्र भी मानते हैं, चुनौतियों पर पार भी पानी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप नगर निगम के चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं तो आम जन के सामने अपनी कुछ उपलब्धियां भी रखेंगे कि हमारी पार्टी ने ये किया है, जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ है, स्ट्रीट लाइट्स की दिक्कत आज भी है। क्या आपको लगता है, गोवंश की भी एक समस्या है, आवारा पशुओं की एक समस्या ये है कि समझ में ये नहीं आता कि आवारा पशुओं को या बेसहारा पशुओं को बचाना है या आम जन को उनसे बचाना है। समस्याएं तो हैं, उपलब्धियां क्या है और समस्याओं के समाधान के लिए आपका रोड मैप क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो आपने मुझसे कहा कि बड़ी चुनौतियां आ रही है, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार, डबल इंजन ही सरकार जो आज चल रही है, मैं इस डबल इंजन सरकार के लिए आपको बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति ये कहता है कि नगर निगम में काम नहीं होगा, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप से मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो वाराणसी और जो उज्जैन में जो कॉरिडोर बनाया है, एक बार आप है ना पूरे मानेसर नगर निगम क्षेत्र की जनता का एक बार वहां पर आप विजिट करा दो। मानेसर के जितने भी गांव हैं, 30-31 गांव जो नगर निगम मेयर के लगे हुए हैं, आज कहते हैं कि चुनौतियां, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने चुनौतियां नहीं थी? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने चुनौतियां नहीं थी? जब हमारी नई पंचायत चुनी गई, नई पंचायत चुनने से पहले जो एजुकेशन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगाया कि भाई मैट्रिक पास और +2 पास एजुकेटेड पर्सन जो एजुकेशन में होंगे वही चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको चैलेंज साथ कहता हूं, उस टाइम इतनी बड़ा मुद्दा था कि जो हमारे जो पहले की पंचायतें थी उन्होंने बहुत दिक्कतें की और सरकार पीछे नहीं हटी। आज सरकार ने जब पढ़े लिखे सरपंच बने, पढ़े लिखे सरपंच बनने के बाद में हर सरपंचों ने, पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों ने अलग से काम किया और आज वो विकास दिख रहा है। तो ये तो चुनौतियां तो है ही। अब जैसे पढ़े लिखे मेयर भी बनेंगे, पढ़े लिखे निगम पार्षद भी बनेंगे, तो इतनी बड़ी चुनौती नहीं है। और बनने कौन है? हमारे आप में से बनेंगे। जितने भी जो समाज सेवी लोग हैं, वो जो सरपंच थे वो निगम पार्षद चुनाव लड़ेंगे, जो जिला पार्षद थे वो मेयर का लड़ेंगे, सरपंच भी मेयर का चुनाव लड़ सकते हैं। तो मेरा तो मानना ये है, मैं खुद मानता हूँ, अगर मानेसर नगर निगम के जल्दी से चुनाव होते हैं तो चुनौतियाँ 6 महीने के अंदर 180 दिन के अंदर सारी चुनौतियों को पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। बहुत और बड़ा एक वादा आपने किया है जी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये वादा आपकी जनता भी याद रखेगी। तो चलिए, वीरेंद्र सिंह जी, हबलू नंबरदार के तौर पर आपको अच्छी खासी पहचान भी मिली है, अपने नाम के साथ साथ एक और नाम आपने कमा लिया है। लेकिन देखिए, अब नगर निगम चुनावों में नाम अब तक जो कमाया, काम अब तक जो किया, वो तो बताना ही है, लेकिन एक नया विजन भी देना होगा, क्योंकि जनता कुछ ना कुछ नया मांगती है। नया विजन क्या रहेगा नगर निगम के लिए आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक के सभी एंकर्स, कैमरामैन, सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे सामने जो दर्शक बैठे हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। अभी आपने कहा कि नया विजन तो उसी दिन हमारे दिमाग में आ गया जिस दिन मानेसर नगर निगम बना था जी। इससे पहले भी चाहे ब्लॉक समिति का हो या जिला परिषद का हो, उसमें भी जब भी कहीं भी कोई काम की आवश्यकता हुई, हमने उसको पूर्णतः किया है और अच्छी तरह बखूबी से उस काम को निभाया है जी। तो यही बखूबी आप आगे भी जारी रखेंगे, हम ये भी उम्मीद करते हैं। आगे भी अगर हमें कोई मौका मिला तो आगे भी इसको बखूबी से निभा के आपके सामने ही नेक्स्ट टाइम जब कोई भगवान ने मौका दिया तो इसका भी। चलिए, शेर सिंह चौहान जी, 6 स्टार आपकी ग्राम पंचायत रही, बेस्ट सरपंच तक आपको कहा जाता है, लेकिन अब
नगर निगम की तरफ आगे बढ़ना है, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कौन सा विजन लेकर जाएंगे? ग्राम पंचायतों से अलग होगा नगर निगम का विजन, ये तो आप समझ सकते हो। मैं खबरें अभी तक का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने गुड़गांव में इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। मैडम, मेरा एक विजन है जी 7 स्टार, मेरा एक ही सपना 7 स्टार निगम हो अपना। जैसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व में पंचायत मंत्री और आज प्रदेश अध्यक्ष जी की सोच थी कि पढ़े लिखे सरपंच लेके आए जिन्होंने शहर से अच्छे काम किए, शहर से अच्छे गांव बना दिए। तो मैंने जो 6 स्टार तो मैंने ले रखा है, 1 स्टार और बढ़ना है। मेरा विजन है कि मैं माननीय सर निगम को, अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं आज उसका नया एक नींव रखी जा रही है, उस नींव को मैं मील का पत्थर साबित कर दूंगा। आज मेरे सामने विजन है जिसको मैं ग्रीनरी में, पर्यावरण के अंदर, रोडों के अंदर, रोड के पास जो जितनी भी ग्रीन बेल्टें हैं, एक जो बाहर का आदमी आए, जैसे मेरे गांव देखने के लिए टेरी कॉलेज के बच्चे आए, केरला का डेलीगेशन आया, IIM कानपुर के बच्चे आए, तो मैं ये के दावे के साथ कह सकता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया तो मैं माननीय सर नगर निगम को भारत के प्रथम पंक्ति में लाके खड़ा कर दूंगा। मुझे पता है क्या करना है। 6 स्टार जिसने हासिल किया उसको 7वें स्टार पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो 7वें स्टार का सपना इन्होंने देखा है और अपना दावा भी पेश कर दिया है। पार्टी के सामने भी अपनी दावेदारी इन्होंने एक तरह से बता दी है कि 6 स्टार तक पहुंचेंगे। 7वें स्टार की आस अब ये रखते हैं अगर पार्टी मौका देती है। आरती जी, इसमें 2 लाइन में भी जोड़ूंगा। अभी आपने कहा कि क्या दिया सरकार की तरफ से, मानेसर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी सब डिवीज़न दिया। जी बिल्कुल, सब डिवीज़न बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई वर्षों से हमारे क्षेत्र की मांग थी कि मानेसर को सब डिवीज़न बनाया जाए। अब हमारे वहाँ के लोगों को गुड़गांव शहर आने की ज़रूरत नहीं है। जी शहरी अथॉरिटी, हमारे निगम के कमिश्नर साहब वहाँ बैठेंगे, SDM साहब वहाँ बैठेंगे। दूसरा, 500 बेड का अभी हॉस्पिटल जिसके लिए हमें गुड़गांव आना पड़ता था। मैं ये हरियाणा सरकार और देश की सरकार की उपलब्धियाँ बता रहा हूँ जो मानेसर नगर निगम को दिया है। और सबसे बड़ी सौगात मानेसर को अलग से नगर निगम बनाकर हरियाणा सरकार ने बिल्कुल, ये एक बड़ी सौगात है बिल्कुल। और इसी सौगात की हम बात कर रहे थे। चलिए, बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ा रहे थे। फिलहाल दावेदारी की हम बात पर आ गए थे। तो देखिए, दावेदारी की हम बात कर रहे हैं और दावेदारी कोई छोटा शब्द नहीं है, शब्द बहुत बड़ा है और पार्टी को निर्णय भी बहुत बड़ा लेना है। और दावेदार तो कोई एक ही हो सकता है, जाहिर सी बात है, आप भी समझ सकते हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल रखेगा। आप राव इंद्रजीत जी की छत्र छाया में रहते हैं और कहा यह जाता है कि जो उनकी छत्र छाया में रहता है उनको कुछ ना कुछ वो आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसे उदाहरण पहले हम देखते रहेंगे। आप भी क्या कुछ ऐसी आस लेकर आगे बढ़ रहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। राव इंद्रजीत जी के साथ मैं नहीं, मेरा परिवार भी और मैं भी आज से नहीं, पुराने वक्तों से, बड़े राव साहब के टाइम से उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। जी और उदाहरण के तौर पर जो मैं आपको आप बता रहे हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी गुरुग्राम में कोई भी किसी तरह का, चाहे मेयर बना हो या कोई अलग से राजनीतिक कोई प्रोग्राम हुआ हो, तो उनका अलग से अहम योगदान रहा है। और जैसे शुरू सबसे पहला जो निगम बना था उसमें भी विमल यादव को जी बनाने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत थे। अभी भी जो लास्ट टाइम पहली महिला जो गुड़गांव की मेयर बनी है उसमें भी राव साहब का पूरा योगदान रहा बिल्कुल, है। कई उदाहरण तो ये तो कहीं ना कहीं देखो, वो हमारे सीनियर लीडर हैं यहाँ के, जी तो इसमें तो नो डाउट भाई हम उसके नज़दीकी नहीं है। वो तो सारी दुनिया को पता है कि भाई वीरेंद्र अबुल लंबड़दार जो है जी। राव साहब के करीबियों में है। जी, तो चलिए, आप भी अपनी दावेदारी इसलिए मानते भी हैं। लखन सिंह जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा। अभी सीट को लेकर ये साफ नहीं है नगर निगम की कि ये ऐसी सीट रहेगी या जनरल खाते में जाएगी। अगर यहाँ पर ऐसी सीट ये रहती है नगर निगम की तो आप काफ़ी मजबूत दावेदार मानते हैं अपने आप को, ऐसा लोग भी विचार रखते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी दावेदारी कितनी मजबूती से पेश कर पाएंगे? क्या आपने वो मुद्दे आज तक उठाए हैं? क्या आप एक मजबूत दावेदार के तौर पर पार्टी के समक्ष खड़े हों? देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं, अगर ये अनुसूचित में सीट आती है जी। तो दावेदारी क्या बात है, मैं चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी, पार्टी मुझे अपना सिपाही समझेगी जी। और पार्टी मुझे विश्वास जताएगी तो मैं जी। पार्टी को 100% चुनाव जीत करके जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में हम जी जीत को स्वीकार कराएंगे और जी। सरकार के साथ में मिल करके। ये तो आपको पता ही है कि अनुसूचित जाति के लिए आप मेयर की मजबूती,
वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे पार्टी मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ा दे, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। चलिए, काफ़ी मजबूत दावेदारी है इनकी। तो चलिए, जब भी कहीं पर नगर निगम बनता है तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा गए। ऐसी खबरें आपने भी देखी होंगी, हमारे दर्शक भी ऐसी खबरें देखते रहते होंगे। मान लीजिए नगर निगम में जिसकी भी दावेदारी हो, जो भी विजयी रखे, बड़ी बात यह है कि मानेसर की जनता को ये नगर निगम भ्रष्टाचार से मुक्ति दे, भ्रष्टाचार ना रखे। इस पर आप सब क्या विचार है, क्या टिप्पणी है? सबसे मैं एक टिप्पणी चाहूंगी, शुरुआत मैं आपसे ही करती हूँ। सबसे पहले ये हमारी सरकार का जो अभी भाई ने बताया था, नवीन जी ने भी, कि हमारे जी। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, भ्रष्टाचार का काल है, भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। जब हम उनकी टीम के सिपाही हैं तो भ्रष्टाचार नगर निगम में क्या हम, मैंने आपको बताया नगर निगम मानेसर का तो छोटा सा वो है, अगर हमें विधानसभा का चुनाव जीते पूरी विधानसभा में नहीं हो, गुड़गांव जिले में नहीं होने देंगे। जी चलिए, यही सवाल मेरा सुंदरलाल यादव जी आपसे रहेगा। देखिए, आम लोग ये कह रहे हैं जब तक हम पंचायत के अंडर थे ना, हम अपने घर में पशुओं के लिए कुछ बना सकते थे, बाड़ा बना सकते थे, 2 कमरे बना सकते थे। आज घर में एक बाथरूम भी अलग बनाना है तो नक्शा पास करवाना है। आम जनता, ग्रामीण नहीं जानते नक्शा पास करवाना कैसे है। इससे रिश्वतखोरी बढ़ेगी, ये आरोप तक लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए आरती जी, आपके जो बातें हैं उनसे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमारा अभी जन्म हुआ है मानेसर में, और गुड़गांवा पुराना निगम है, बिल्कुल तो चुनाव वहाँ हुए नहीं थे। जी, और सौभाग्य सी बात है, किसी अधिकारी ने अगर गड़बड़ वहाँ कर रखी है तो बहुत जल्दी जो अभी आने वाले समय में वहाँ चुन के सरकार आ जाएगी, वो इसको परिणाम भी देगी। जी, रही बात आपने बताई कि नक्शे की, ये शुरुआट में एक बार जरूर शिकायतें आई थी, लोगों को परेशान किया गया था। गांव में कोई कंस्ट्रक्शन का काम, किसी ने अपने पशुओं के लिए 3 टप्पर डालनी है, मैं देसी भाषा में कहूँ तो, या कोई चारे के लिए डालना है, मतलब उस तरीके की दिक्कत शुरुआत में आई थी। लेकिन लगभग पिछले 1-1.5 साल से उन चीज़ों पर रुकावट भी, जब तक चुनाव नहीं होते, चुनाव के बाद जब नुमाइंदे आ जाएंगे वो तय करेंगे कि क्या होना है। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे कि अभी कोई भी ऐसी रुकावटें किसी किस्म की नहीं आनी चाहिए। भ्रष्टाचार की एक बार सरकार वहाँ चुनाव हो जाए, अपना आप वहाँ जो मेयर चुन के आएंगे, काउंसलर चुन के आएंगे, वो टांग देंगे अधिकारियों जिसने गड़बड़ की है, 100% टांगेंगे। चलिए अब बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। सुंदरलाल यादव जी, आपने कहा कि देखिए बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं और उपलब्धियां अतीत में रही हैं। शेर सिंह चौहान, हाँ, शेर सिंह चौहान जी, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि उपलब्धियों की आप बात कर रहे हैं, उपलब्धियां रही हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन मानेसर की भी वही समस्याएं हैं। जल भराव की समस्या आप देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट की समस्याएं आप देख लीजिए। इन तमाम समस्याओं का समाधान आम जन तक पहुंचे, और इस समाधान के बीच में रुकावट ना अधिकारी आए ना कर्मचारी आए। इसको लेकर क्या रोड मैप नगर निगम के लिए अगर आप चाहते हैं तो? आरती जी, मैंने पंचायत में जिस तरीके से काम किया है, भ्रष्टाचार के मैंने 1% भी नहीं होने दिया गांव के अंदर। अगर ये टेंडिंग, मान लो जो हमारा कोई टेंडर से भी काम हुआ है, कोई गलत काम नहीं होने दिया। माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच थी पढ़े लिखे सरपंच बनाने की, हम उस पर 100% खरे उतरे हैं। मानेसर निगम में हमें पता है किस तरीके से काम करना है। अगर सरकार ने मुझे अवार्ड दिए हैं तो वो सारे उस पर खरे उतरते हैं, और मैं आने वाले समय के अंदर, मेरा विजन है करप्शन 0% कर दूंगा। अगर मेरे कोई उसके अंदर अगर 1% भी को कर दे, ना अधिकारी कर सकता है ना कोई ठेकेदार कर सकता है। जब मेरी नज़र रहेगी उस काम के ऊपर, मैं नज़र रखूंगा। मगर मुझे इलाके ने, भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे इस लायक समझेगी तो मैं उस काम को खरा उतरूंगा। जब मैं सरपंच के अंदर खरा उतराऊँ, मैंने कोई करप्शन नहीं होने दिया, और 6 स्टार मैंने अवार्ड प्राप्त किया, बेस्ट सरपंच का अवार्ड मुझे प्राप्त किया। आज जवाहर यादव जी बैठे हैं, जिन्होंने मुझे मेरा काम देख के RSC में GMD के अंदर मुझे मेंबर बनवाया। तो मेरी सोच है कि मैं मानेसर निगम को, नगर निगम को भारत की पहली पंक्ति में लाके खड़ा कर दूंगा, जिसके लिए मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मुझे 2 साल के अंदर जब मैं 6 स्टार प्राप्त कर सकता हूं, तो 5 साल में क्या मैं मानेसर नगर निगम को भारत के अंदर प्रथम नहीं कर दूंगा? कर दूंगा। चाहे उसके लिए एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे सीवर की बात हो। सबसे पहले तो मानेसर नगर निगम को इतना सुंदर बनाना है जो भारत की प्रथम पंक्ति में खड़ा होगा। चलिए वीरेंद्र सिंह जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, मानेसर में इंडस्ट्री ग्रो करे और ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर आए, उसके लिए ज़रूरी है कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सीवरेज की समस्या ना हो, बिजली की सबसे बड़ी एक बात रहती है, स्ट्रीट लाइटें हर जगह लगी हो। इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा रोड मैप दीजिए कि इंडस्ट्रीज यहाँ आए, मानेसर का विकास हो सके। तो नगर निगम के लिहाज से वो कौन सी बड़ी बातें आपको नज़र आती है मानेसर के लिए जो आप कर सकते हैं, खास तौर पर इंडस्ट्रीज़ को अगर नज़र में रखा जाए तो? देखिए, इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले तो लाइट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो
जहाँ तक हमारा विजन रहेगा तो इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइट की कोई कमी नहीं रहने देंगे। जी दूसरा, इंडस्ट्रीज कहाँ आती है? जहाँ शांतिपूर्ण एरिया होता है, तो हमारा एरिया वैसे भी शांतिपूर्ण है। और भविष्य में इस तरह की कोई भी, जैसे एक दो बार यहाँ कोई कठिनाई आ भी गई है, तो भविष्य में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, जी जिससे कि हमारे इस एरिए का और हमारे प्रदेश का नाम बदनाम ना हो। और बिल्कुल आंख बंद करके कोई इन्वेस्टर आए और हमारा इन्वेस्ट करे, और मानेसर नगर, खास करके मानेसर नगर निगम में वो यहाँ अपनी इंडस्ट्री स्थापित करे। उसी से निगम में रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जी यहाँ इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और अदर जाहिर सी बात है, सुविधाएं। रेवेन्यू बढ़ेगा तो विकास भी होगा। जी। अच्छा लखन सिंह जी, नए नए सेक्टर डेवलप किए जाते हैं, सेक्टर्स में तमाम सुविधाएं होंगी, बहुत ज़रूरी है। सेक्टर्स में सुविधाएं होंगी तभी बाहरी लोग आ पाएंगे। क्या इसको लेकर भी आपकी पार्टी का किसी तरह का विजन है, या आप इसको लेकर कोई खास विजन रखते हैं? इस सेक्टर के अंदर सबसे पहले तो जो सेक्टर को विकसित किया जाता है, एक तो सीवर लाइन का, स्ट्रीट लाइट का, पीने का पानी का, जी। ये व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए। और सेक्टर वासियों के लिए ये सुविधा जो नगर निगम से पानी पीने का, स्ट्रीट जी। लाइट का और रोड का, ये हम पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन अगर जैसे कि आपने कहा, मैं दोबारा आरती जी दोबारा आपको रिपीट कराता हूँ, मेरा एक अलग से एम होगा कि जो अगर अनुसूचित जाति की सीट आती है, रिजर्व सीट होती है, तो सबसे पहले जो हमारे नगर निगम मानेसर के अंदर जितने भी स्कूल होंगे, मैं अपना स्कूल सिकोपुर गाँव का स्कूल आपसे बताना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से लास्ट बार मेरी बात हुई थी। हमारे यहाँ पे दिल्ली में सुनाई दिया जाता है कि भाई दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे हैं। मैं अपने सिकोपुर स्कूल की आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, मेरे स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिकोपुर की आप है ना एक बार विजिट कर लो। अगर दिल्ली वाले हमारे स्कूल सिकोपुर की तर्ज पे स्कूल ना बनाए तो कहना। तो सबसे पहले मेरा ये रहेगा, निगम बनने के बाद में जितने भी हमारे सरकारी स्कूल होंगे, पूरे सरकारी स्कूल जैसा सिकोपुर में स्कूल है, ऐसा 30 के 30 गांव में स्कूल बनाने का हम काम करेंगे। और एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा, पीने के पानी पे ध्यान दिया तमाम जाएगा। पहलुओं पर ध्यान देंगे, जी। ये बड़ा वादा आपने कर दिया है। अब देखिए, अब हम समस्याओं की भी बात कर लेते हैं। समाधान की हमने बहुत बात कर ली है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो सालों से हैं, आम जन की समस्याएं हैं, और हमारे दर्शक भी उसको लेकर कई बार सवाल उठाते रहे हैं। खेड़की दौला, इस टोल प्लाजा के बारे में आप सबने सुना भी होगा, इसकी समस्याओं से आप भी रूबरू होंगे, क्योंकि आपकी पंचायतों के ग्रामीण ही आकर ये कहते हैं कि हमें यहाँ समस्या है, इस समस्या का हमें समाधान दीजिए। क्या वो समाधान आप दे पाएंगे, या आम जन को आप समझा पाएंगे? सबसे मैं एक टिप्पणी इस पर चाहूंगी, सुंदरलाल यादव जी, पहला जवाब आपसे। आरती जी, आपने हमारी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया है। ये खेड़की दौला टोल टैक्स हमारे लिए जी का जंजाल बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का हो, या जो हमारा शहरीकरण हुआ उसके लिए, या जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उसके लिए। तो बड़े भाई जवाहर जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि कई बार सीएम साहब ने, कई बार हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने, और हमारे परिवहन मंत्री भारत सरकार माननीय नितिन गडकरी जी ने कई बार इस टोल को हटाने की या शिफ्ट करने के लिए, इस टोल ने यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंको, या बीमारी ने यहाँ से गुड़गांव से हटाओ, और नहीं हटता है तो खासकर जो नए गुड़गांव के जो शहर के लोग हैं, जिस तरीके से हमारे गांव के जो ग्रामीण हैं, उसमें हमारे 39-40 जो गांव हैं, जी उनको छूट दी हुई है जी कि भाई वो टोल फ्री। जी आने वाले जब ये हमारे चुनाव हो जाते हैं मानेसर नगर निगम के, जी सबसे पहला जो काम रहेगा उसमें ये रहेगा कि गांव की तर्ज पर जो शहर के लोग वहां आकर रहने लगे, उनको भी उसी तरीके से छूट दी जाए। जी। तो लखन सिंह जी, आपका इस पे क्या विचार है? आपको क्या लगता है, नए लोग आकर गांव में रह रहे हैं, इसलिए समस्याएं बढ़ गई हैं? क्योंकि अब मानेसर में ज़्यादा लोग आकर रह रहे हैं, इसलिए क्या खेड़की दौला की समस्या बढ़ रही है? इसलिए क्या ये लगता है कि पहले जिन लोगों को छूट दी गई थी वो काफ़ी नहीं है? ऐसे में क्या कोई एक नया रोड मैप होना चाहिए, कम से कम टोल प्लाजा की जो समस्या है इसका संपूर्ण समाधान हो? क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए समाधान के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनको आदेश भी दिए थे, पर पता नहीं किस वजह से ये टोल रुक गया, और ये एक समस्या भी है। लेकिन जब हमारी बात आती है मेयर बनने वाले नगर निगम वाली, अगर नगर निगम मान लो 2023 में आज चुनाव होते हैं नगर निगम का, तो जो 2023 के बाद गुड़गांव जिले के अंदर जो नई गाड़ी परचेज होगी, जिस पे HR 26 की सीरीज होगी,
2023 और जो मानेसर के जो 30 गांव होंगे, जो मानेसर का पूरा एरिया होगा, ये हम एक नया कानून जो नगर निगम के सारे निगम पार्षद और मेयर बन के बना देंगे कि जो 2023 निगम चुनाव के बाद जो नई गाड़ी ली जाएगी उससे टोल बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। और जाम के लिए भारतीय जनता पार्टी, हमारे रोड के मिनिस्टर, पीडब्ल्यू मिनिस्टर सेंटर के नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं। जाम तो अब है नहीं, और आगे ये तो बड़ा मुद्दा है, ये मेयर से सुलझने वाला नहीं है। इसमें कैबिनेट के सेंटर मिनिस्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री संज्ञान ले सकते हैं। हम तो टोल माफ करवाने का काम तो करा देंगे। जी, तो वीरेंद्र सिंह जी, ये तो इन्होंने बताया कि मुद्दा बहुत बड़ा है और समस्या जितनी बड़ी, समाधान के लिए उतना ज़्यादा संघर्ष करना होगा। क्या संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे आप कि आम लोगों को कम से कम खिड़की दोला के टोल प्लाजा की समस्या का समाधान मिले? ग्रामीणों को तो कम से कम जल्द से जल्द समाधान चाहिए। देखिए, ये तो वैसे तो अभी जैसे मेरे से पूर्व सुंदर भाई ने बताया, ये हमारे लिए ना एक नासूर बना हुआ है खिड़की दोला टोल प्लाजा। तो इसका तो सबसे पहला तो मेरा अपना खुद का विचार जो है वो ये है कि चाहे कोई भी बनेगा जी मेयर, जी सबसे पहले मैं उसके साथ खड़ा होके इस टोल के खिलाफ ही लड़ाई लड़ूंगा। जी दूसरा, अगर भगवान ने मुझे मौका दिया जी तो जी इसमें जैसे मेरे से पहले सरपंच साहब ने कहा 426, भाई अब हमारे यहाँ गुड़गांव में अथॉरिटियाँ कई बन गई है, चाहे उसमें मानेसर है, चाहे बादशाहपुर है, चाहे गुड़गांव है, क्योंकि उसमें सीरीज चेंज हो गई है। जी तो गुड़गांव के अंदर जितनी भी रजिस्ट्रेशन होगी गाड़ियाँ, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, उसको उन रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों को सबको फ्री कराएंगे, जी क्योंकि टोल हटाना तो मुमकिन नहीं है, जाहिर सी बात है, माननीय एक रास्ता ही मुख्यमंत्री जी, निकालना केंद्रीय होगा। मंत्री जी, शेर सिंह चौहान जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा। खिड़की दोला की समस्या का समाधान ग्रामीण चाहते हैं, ग्रामीणों को अब तक समाधान नहीं मिला। ये ग्रामीणों की अपनी शिकायत है, हमारी नहीं, हमारे दर्शकों की शिकायत है। आप क्या हाल बताएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने टोल को आगे ले जाने के लिए जगह चिन्हित कर दी है। थोड़ा सा उसके अंदर विलम्ब है, उसको पूरा करने के बाद, और जब तक हमारे इलेक्शन होंगे, मुझे उम्मीद है जब तक मानेसर का मेयर बनेगा तब तक ये टोल यहाँ से शिफ्ट हो चुका होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पहले कदम उठा चुकी है और सैरावण के पास ऊपर जाके एक जगह चिन्हित कर दी गई है, उसके अंदर थोड़ी त्रुटि है, उसको दूर करके और ये यहाँ से टोल हट जाएगा। जी, चलिए अब हम खिड़की दोला के मुद्दे के अलावा एक और मुद्दे पर बात करते हैं। ज्वलंत मुद्दा है, पूरे हरियाणा का मुद्दा है, या मैं ये कहूँ कि पूरे देश का मुद्दा है। सबसे मैं एक टिप्पणी चाहूँगी। अक्सर हम देखते हैं बेसहारा आवारा पशुओं की वजह से हादसे हो जाते हैं, या तो किसी की जान पर बनाती है, या वो बेचारा पशु इतना चोटिल हो जाता है कि उसे उठा कर ले जाया जाता है। बहुत बार वो बहुत चोटिल अवस्था में सड़कों पर पड़ा भी रहता है। लोग ये कहते हैं कि पशुधन की बात बहुत हुई है, गौवंश की बात बहुत हुई है, इंसान को नहीं बचा पाए, बेसारा जीव से कम पशु ही बचा लेते। आप सबसे बहुत छोटी छोटी एक टिप्पणी मैं इस पर चाहूंगी, क्या लगता है केवल मुद्दा बनकर रह जाएगा पशुधन, गोवंश, या इस पर सच में कभी हल होगा? माने गुड़गांव नगर निगम के अंदर एक कानून बना रखा है, आवारा पशुओं के लिए एक टेंडर छोड़ा जा रहा है, गाड़ियां रखी हुई हैं, उनको पकड़वा जा रहा है। सेम ही जैसे निगम गठित होगा, वो मेयर बनेगा मानेसर नगर निगम के अंदर, तो उन आवारा पशुओं को पकड़ के गौशालाओं के अंदर भेजा जाएगा। और हम तो गांव के अंदर ऐसे पशुओं को पहले से ही गाड़ियों में बैठा के और गौशाला के अंदर छोड़ा जाता है। जी, चलिए सबसे मैं एक एक टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगी। चलिए आप भी अपनी टिप्पणी बताइए। वीरेंद्र सिंह जी क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो इस मसले पे जी सरकार तो अपने टाइम पे काम कर ही रही है, लेकिन हमें खुद को अवेयर होना पड़ेगा। जो आज की डेट में, चाहे क्यों ना मैं ही हूँ, हो सकता है मेरे पास कोई गाय है और या पशु है, मैं उसको सुबह छोड़ देता हूँ और शाम को जब दूध निकालने का टाइम होता है उसको एक ऐसे इशारे में बुला के ले आते हैं, जैसे बच्चे को टॉफी दिखा के बुलाते हैं ना, ऐसे बुला के फिर उसको छोड़ देते हैं। तो मेरा तो ये आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे भाई हैं, ये जो सड़क पे जो पशु छोड़ते हैं इनको ना छोड़ेंगे तो सबसे बड़ा सुझाव यही है कि भाई इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। ऑटोमेटिकली इसी पर एक छोटी सी टिप्पणी लखन सिंह जी, आपकी भी छोटी टिप्पणी इसी पर कि गोवंश को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि चोटिल गोवंश ही हो रहा है। अच्छा देखिए, बात बहुत होती है कि गौशालाएं बहुत बढ़ाई गई है और बजट में भी बड़े बड़े प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन प्रावधान कहीं कागजों तक तो नहीं रह जाएंगे। देखिए, गौशाला के अंदर हर गांव में आज गौशाला है, चाहे सिकोपुर गांव ले लो, सिकंदरपुर ले लो, मानेसर ले लो, आसपास में गौशालाएं बनाई गई है। और हरियाणा सरकार ने गौशाला के लिए उनको एक स्कीम के माध्यम से गौशाला में पैसे भी दिए जाते हैं।
जी और रही बात ये गौवंश बचाने के लिए हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे जो अपने गांव के अंदर आसपास में जो भी गौ माता, जो जी। भी नंदी देवता जो आवारा घूमते हैं, उनको गांव से पकड़ के या उनको ले जा करके गौशाला में हम शिफ्ट करते हैं। गौशाला में पूरे ग्रामीण अपने जेब से, अपने निजी कोष से भी गौशालाओं को चला रहे हैं। जी और चलिए, तो आम ग्रामीणों में भी हम जागरूकता देख रहे हैं। सुंदरलाल यादव जी, अंतिम टिप्पणी, बहुत छोटी टिप्पणी। देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है बिल्कुल। और इसमें बिल्कुल मुझे गुरेज नहीं है कि थोड़ी सी परेशानियां हैं, चाहे वो गुड़गांव की बात हो या मानेसर की बात हो, वो दोनों जगह समस्या है। लेकिन मानेसर की अभी 4 दिन पहले ही कमिश्नर साहब से बात हुई थी और जहाँ तक मुझे जानकारी है शायद 10 एक दिनों में वहाँ किसी एजेंसी को टेंडर दिया जा रहा है। जी। और हम ऐसी आशा करते हैं कि ये चुनाव से संबंधित मुद्दा न रह के इन गौधन को जितनी जल्दी हो सके रोड से हम हटाकर किसी भी सुरक्षित स्थान पर उनकी देखभाल के लिए, ऐसा आश्वासन हमें वहाँ से मिला है। तो बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस मंच पर जिन समस्याओं के बारे में आज हमने बातचीत की है उन सब का हल निकले, नगर निगम बनने का सीधा लाभ ग्रामीणों को मिले, आम जन को मिले। क्योंकि कई पंचायतों को ये भी लगता था कि नगर निगम बना तो नुकसान होगा, लेकिन जब नगर निगम बना के एक नया रास्ता चुना के, तो हम उम्मीद यही जता रखेंगे कि बेहद फायदेमंद मानेसर के लिए रखेगा। और हम उम्मीद ये भी जता रखेंगे कि चुनावों का बिगुल बजे और जल्द ही ये तस्वीर भी साफ हो कि आखिर चुनावी रण में ताल कौन ठोक रहा है। पूरे पैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि सबने सार्थक चर्चा में हिस्सा लिया है और तमाम वो मुद्दे जो आम जन के हैं उन्हें उठाया है। और खबरें अभी तक के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए और आपने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही ये चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे। चर्चा का सिलसिला, बातचीत का सिलसिला, मुद्दों पर बात करने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा खबरें अभी तक के इस मंच पर।